बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला के करम से आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं फ़र्स्ट ईयर के बच्चों के लिए फॉर्म ऑफ वर्ब्स पे ये वीडियो लेके आया हूँ। फॉर्म ऑफ वर्ब्स वो जो 5 नंबर के ऑब्जेक्टिव के पेपर में ग्रामर से लिए जाते हैं। 15 नंबर के जो पेपर है ये तो आपका बुक से अटैम्प्ट हो जाता है। मोस्टली बच्चे बुक से तैयार करके 15 नंबर तो आराम से वो गेन कर लेते हैं, लेकिन जो मसला आता है वो इन 5 नंबरों में आता है। ख़ास तौर पे वो बच्चे जो 90 प्लस स्कोर करना चाहते हैं या ऑब्जेक्टिव में 20/20 मार्क्स लेना चाहते हैं। आप लोग अगर ग्रामर का फॉर्म ऑफ वर्ब्स का क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करेंगे, उसे नहीं सीखेंगे, तो ये 5 नंबर आपको, आप ये समझे कि आपके वेस्ट ही जाते हैं। मैंने लगभग 25 से 30 मुख्तलिफ बोर्ड्स के पेपर देखे हैं और इन सब पेपर्स में जो फॉर्म ऑफ वर्ब्स दी गई हैं, आप इनमें ये देख लें कि 150 से 160 के लगभग जो सेंटेंसेस बनते थे, वो सारे सेंटेंसेस मैंने एक साथ एक जगह पे रखे हैं। और फिर उन सब सेंटेंसेस को पढ़ने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि इन सब को रट्टा लगाने से बेहतर है कि आप सिर्फ 10 रूल सीख लें। अगर आप ये 10 रूल सीख जाते हैं तो इस बात की गारंटी है कि 5 नंबर आपके ग्रामर में से पक्के हो जाएंगे। मैं इसी मुनासबत से आज की इस वीडियो में यही 10 असूल जो है जिससे आप 5 नंबर आराम से गेन कर सकते हैं वो आपको सिखाऊंगा। जितनी मेहनत से मैंने इन सब को पेपर्स को इकट्ठा किया है, फिर मैंने कोशिश की आसान से आसान अल्फाज में नोट्स को लिखूं, इनकी एग्जांपल शामिल करूं, तो उसी मेहनत के साथ मैं आज ये 10 असूल आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। हर स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को पूरा सुने। सिर्फ 10 असूल जो आपको समझाऊंगा इंतहाई आसान अल्फाज में समझाऊंगा, आप उन्हें प्रैक्टिस करें, उन्हें सीखें और फॉर्म ऑफ वर्ब्स के हवाले से इंशाल्लाह इस वीडियो के लास्ट में आप बिल्कुल रिलैक्स होंगे। जो आपको रूल सिखाऊंगा, जो आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा, जो आपको मैं बातें सिखाऊंगा, असूलों को सीखने के बाद इंशाल्लाह आप ज़हनी तौर पे अपने आप को बहुत ज़्यादा पुरस्कून महसूस करेंगे और किसी भी पेपर से मैच कर लें, आप सारे एमसीक्यूज़ खुद से अटैम्प्ट करने के काबिल हो जाएंगे। अच्छा जी, चलते हैं आज के इस टॉपिक में। इस वीडियो में हमने सीखना क्या है, मैं आपको क्या क्या बताऊंगा बातें। सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगा व्हाट इज़ वर्ब। वर्ब बेसिकली होता क्या है, क्योंकि अगर किसी चीज़ की बुनियाद ही आपको पता नहीं होगी तो आप आगे क्या सीखेंगे। बहुत से बच्चों को वर्ब के बारे में आगाही होगी, लेकिन बहुत से बच्चे इसके बारे में नहीं भी जानते होंगे। तो मेरी कोशिश होती है हर स्टूडेंट को अपने साथ लेके चलूँ। बुनियादी बात आपको पता चल जाएगी। जिन बच्चों को इल्म होगा वो बेशक स्किप कर देंगे, जो बच्चे समझते हैं कि हमें इस बात का इल्म नहीं है वो उसे पूरा सुनते जाएंगे। सबसे पहले टॉपिक वर्ब को डिस्कस करने के बाद मैं आपको फॉर्म ऑफ वर्ब सिखाऊंगा। फॉर्म ऑफ वर्ब्स आपको बताऊंगा ये बेसिकली क्या होती हैं, ये कितनी इकसाम होती हैं। फिर इसके बाद आपको 10 रूल्स बताऊंगा कि कौन कौन से आपने असूल तैयार करने हैं। ये सिर्फ 10 है। आप ये समझ ले कि आपने 10 सेंटेंस याद रखने हैं और इन 10 में से 5 आपके पेपर में हर सूरत इंशाल्लाह लाजमी आएंगे। और आप एग्ज़ाम अटैम्प्ट करके जब वापस आएँ, मुझे लाजमी आपने इन्फॉर्म करना है कि आपका कितने % पेपर मेरे बताए हुए गैस से या जो आपको मैंने जो चीज़ें सिखाई हैं, जो चीज़ें मैंने आपको दी हैं, उनमें से कितने % आपका पेपर अटैम्प्ट हुआ है। रूल्स एक एक रूल सिखाऊंगा। अच्छा, हर रूल को मैं जो पास पेपर्स मैंने आपको बताया मैंने इकट्ठे किए हैं, मुख्तलिफ बोर्ड्स के इकट्ठे किए हैं। अगर आपको मैंने एक असूल सिखाया है तो उस असूल से मैं आपको एग्जाम्पल्स दूंगा, पास पेपर से एग्जाम्पल दूंगा। ये देखें, ये असूल है और जितनी भी एग्जाम्पल आपकी पास पेपर से रिपीट हुई हैं वो सारी आपके सामने रखूंगा कि ये सारी एग्जाम्पल्स आपके पास पेपर से इस असूल के मतलब जो आपके पेपर में रिपीट हुई हैं। फिर उसके बाद मैं उसी असूल के बारे में आपको प्रैक्टिस दूंगा। अगर असूल नंबर 1 आपने पढ़ा है, उसकी मैं एग्जांपल्स आपको दे दी हैं कि ये सारी एग्जांपल्स हैं। फिर उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिस के लिए खुद सेंटेंस दूंगा जो अनसॉल्व्ड होंगे। वो बच्चे ने उस असूल को सीख के खुद से उनकी ब्लैंक्स को अटैम्प्ट करना है। नीचे 4 ऑप्शन मौजूद होंगे, आपको लगेगा जो ऑप्शन ठीक है उस असूल के बारे में आपने उसे टिक करना है। हर असूल की एग्जाम्पल और हर असूल की प्रैक्टिस होगी। जब ये 10 के 10 रूल आप सीख चुकेंगे, ये लास्ट वाला टॉपिक आज का जो वीडियो का होगा उसमें मैं इन 10 असूलों की मिक्स प्रैक्टिस दूंगा। ये अनसॉल्व्ड होगी, याद रखना। जो बच्चा इन 10 असूलों को सीख जाएगा वो फिर सारी प्रैक्टिस खुद से करेगा। मैं आपको 15 से 20 सेंटेंसेस दूंगा जो अनसॉल्व्ड होंगे और ये सारे के सारे आपके पास पेपर से लिए गए होंगे। अगर आप इन 10 असूलों को गौर से सीखते हैं, आप समझते हैं
और इन 10 असूलों में जो प्रैक्टिस आपको दी, अगर आप खुद से इसे अटैम्प्ट कर लेते हैं तो फिर आप अपने आप को ये समझना कि हम ग्रामर को अटैम्प्ट करने के लिए 100% तैयार हो चुके हैं। सबसे पहला हमारा टॉपिक वर्ब। हम सीखेंगे वर्ब बेसिकली होता क्या है। अब एन एक्शन वर्ड, आपने इसकी तारीफ सुनी होगी, लेकिन इस तारीफ को मैं आपको समझाऊंगा भी। एक्शन, एक्शन कहते हैं हरकत करना, कोई अमल करना। हर वो नाम, कोई भी नाम, आप अगर जिस जगह पे भी बैठे हैं, रूम में है, किसी ओपन प्लेस में है, आप अपने आगे पीछे देखेंगे आपको बहुत सी चीज़ें नज़र आएंगी। आप उनमें किसी भी एक चीज़ के बारे में आप देख ले, हर वो नाम जिसमें आपको हरकत महसूस हो। जिस तरह की मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, दरख्त है। अब दरख्त एक नाम है, इसमें हरकत नज़र नहीं आएगी। अगर मैं एक लफ्ज़ बोलता हूँ भागता, भागता, जब आप एक लफ्ज़ आप सुनते हैं या बोलते हैं तो उसमें आपको हरकत महसूस होती है। वर्ब याद रखना वो लफ्ज़ होता है जिसमें आपको हरकत महसूस है। दीवार है, आसमान है, दरवाज़ा है, फर्श है, इन सब अल्फाज में आपको हरकत महसूस नहीं होती। मैं आपको अगर 2 लफ्ज़ बोलूँ, पंखा चलता, 2 लफ्ज़ है, पंखा और चलता, इन दोनों अल्फाज में अगर आपको बोलूँ कि ऐसा कौन सा लफ्ज़ है जिसमें आपको हरकत महसूस होती है, पंखा और चलता, आप डेफिनेटली बोलेंगे चलता जो लफ्ज़ है उसमें हरकत है, जबकि पंखा सिर्फ एक नाम है, इसमें हरकत महसूस नहीं होती। अब इसी तरह बच्चा रोता, बच्चा रोता, 2 लफ्ज़ आपको इसलिए दे रहा हूँ मिसाल है कि आप आसानी से समझ जाए। बच्चा रोता, बच्चा में देखिए सिर्फ एक नाम है, इसमें हरकत नहीं है, लेकिन जो रोता है उस रोने में आपको, आप उस बच्चे के मुंह से हरकत महसूस होगी, उसकी आवाज़ आएगी, ये एक हरकत वाला लफ्ज़ है। तो वर्ब वो लफ्ज़ होता है जिसमें आप कोई ना कोई हरकत महसूस करते हैं, आपको हरकत नज़र आती है। हरकत आपको पता ना, मूवमेंट को कहते हैं, कोई एक्शन करने को कहते हैं। इसमें मैंने कुछ मिसालें दी हैं, उठना, बैठना, खाना, पीना, जाना, भागना। तो हर वो लफ्ज़ आपके आगे पीछे जितने अल्फाज हैं, उन सब अल्फाज को अगर आप देखें तो वो लफ्ज़ जिसमें हरकत महसूस होगी वो आपका वर्ब कहलाएगा। इन अल्फाज से मुझे यकीन है कि आपको पता चल चुका होगा। अब मैं इसी देखें, मैंने 2 लफ्ज़ लिखे हैं। पहला दरख्त काटना, इन दोनों में दरख्त और काटना, हरकत में कौन सा लफ्ज़ आप डेफिनेटली बोलेंगे काटना। सेब खाना या सेब खाता, इन दोनों अल्फाज में आपने वो लफ्ज़ पिक करना है जिसमें आपको हरकत महसूस होगी। सेब में डेफिनेटली हरकत नहीं है, लेकिन जो खाने वाला अमल है उसमें आपको हरकत महसूस होती है। इसी तरह परिंदा उड़ता, परिंदा आप देखें सिर्फ एक नाम है, लेकिन उड़ना वाला जो लफ्ज़ है उसमें आपको हरकत महसूस होगी। मैं एक मिसाल दे के फिर उसके बाद 2 लफ्ज़ों में से मिसाल दी है। अब इसी तरह आप स्टूडेंट ने खुद मुझे बताना है, बच्चा आम खाता है, इसमें 4 अल्फाज हैं। इन चारों अल्फाज में वो एक लफ्ज़ पिक करें जिसमें आपको हरकत महसूस होती है, वो ही आपका वर्ब होगा। तो मुझे उम्मीद है कि जो वर्ब का टॉपिक है, जो वर्ब की तारीफ है, वो आप समझ चुके हैं कि वो लफ्ज़ जिसमें आपको हरकत महसूस होगी वो आपका वर्ब कहलाएगा। ये आज का अगर आप सीख चुके हैं तो आज टॉपिक नंबर 1 आप इसका सीख। अगला टॉपिक है हमारा फॉर्म ऑफ वर्ब्स का। जो वर्ब आप ऊपर सीख चुके हैं उस वर्ब को मुख्तलिफ़ किस्मों में डिवाइड किया हुआ है, मुख्तलिफ़ इकसाम है इसकी। कौन कौन सी किस्में हैं, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है। मैं इस बहस में नहीं पढ़ूंगा कि ये किस्में हमने क्यों बनाई हैं, क्योंकि ये एक अलग टॉपिक हो जाएगा, फिर हम उस वीडियो के असल टॉपिक से हट जाएंगे। अगर आपको ज़रूरत हुई तो इस पर अलग से मैं वीडियो बना दूंगा, लेकिन जस्ट हम आज सीख रहे हैं कि फॉर्म ऑफ वर्ब्स के जो असूल हैं वो कौन कौन से हैं, वो बुनियादी बातें आपको मैं सिखा रहा हूँ बस, जिसमें आपको मैं ये बता रहा हूँ कि इन वर्ब्स की मुख्तलिफ इकसाम है, ख़ास तौर पे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इसको आपने पक्का याद रखना है। किसी असूल में फर्स्ट वर्ब रिपीट होगा, किसी में सेकंड आएगा, किसी में थर्ड रिपीट होगा वर्ब। जहाँ पे आपको बोलूँ यहाँ पे आपने फर्स्ट वर्ब लगाना है, वहाँ पे आपने फर्स्ट लगाना है। फर्स्ट मतलब जो यहाँ पे वाले वर्ब होंगे, फिर सेकंड वाले में आपने ये लगाने हैं और थर्ड में आपने ये लगाने हैं। और जो नेक्स्ट वर्ब है ये ING वर्ब है, जो आप फर्स्ट वर्ब के साथ ही आप ING ऐड करेंगे तो ये आपका ING वाला वर्ब बन जाएगा। बस आपने याद रखना है कि हमारे पास जो वर्ब है वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ING वर्ब में डिवाइड हुए हुए हैं। ये असूलों में आपको बताऊंगा कि आपने फर्स्ट लगाना है, सेकंड लगाना है, थर्ड लगाना है। बस आपको चूँकि बताना था इसलिए आपको मैं फॉर्म ऑफ वर्ब से थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवाना लाजमी था। मुख्तलिफ मैंने वर्ब लिखे हैं। गो है, जिस तरह देखे जाना, लफ्ज़ वही है जिसमें हरकत होगी, जाना। इसका सेकंड वर्ब जो है वो वेंट है। फिर थर्ड वर्ब इसका गॉन है, जो इसका ING वर्ब है गोइंग है। सेकंड देखे आप राइज, राइज मतलब उठना, हरकत वाला एक लफ्ज़ है। दूसरा इसका वर्ब है रोज़, तीसरा इसका राइजन है और चौथा इसका राइजिंग है। इसी तरह वॉक है, वॉकड है, वॉकड है, वॉकिंग है।
आईएनजी वर्ब याद रखना है, सेकंड वर्ब, थर्ड वर्ब, इसी तरह कट है। कुछ वर्ब ऐसे होते हैं कि जिनकी हम वही सेम वर्ड लगाते हैं, सेकंड और थर्ड भी बन जाती है। बस आईएनजी वर्ब जो है इसका वो अपने फर्स्ट के साथ लाजमी ऐड करना है। तो मुझे उम्मीद है कि फॉर्म ऑफ वर्ब्स की कुछ ना कुछ बुनियादी बात आप लाजमी सीख चुके हैं। अब हम जो आज का असल टॉपिक है रूल वाला, उनकी तरफ चलते हैं आज के रूल नंबर 1 की जानिब। इसको सबसे पहले तो आप वेरी 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 मोस्ट इम्पॉर्टेंट में टिक कर दें। ये 100% गारंटी है कि तकरीबन हर बोर्ड के पेपर में सबसे पहला सेंटेंस आपका यही असूल जो है ये पूछा जाता है। लगभग 40 से 50 सेंटेंसेस जो मैंने 25 से 30 पेपर्स में देखे हैं वो इसी असूल के रूल नंबर 1 से लिए गए हैं। तो इसे आपने लाजमी सीखना है, इस पे प्रैक्टिस भी आपने लाजमी देखनी है। असूल सीखते हैं क्या? वाहिद सब्जेक्ट आप बहुत से बच्चों को सब्जेक्ट का भी पता नहीं होगा, इसके लिए आपको बताया सब कुछ मैंने लिख के रखा हुआ है। वाहिद सब्जेक्ट, वाहिद कहते हैं सिंगल को, वाहिद सब्जेक्ट मुराद सिंगल सब्जेक्ट कौन से होते हैं? ये वाले जो आपको मैंने इस टेबल पे लिखे हुए हैं, जिसमें ही है, शी है, इट है, कोई सिंगल नेम जिसमें मैंने मिसाल दी है, अली हो गया, टीचर हो गया, स्टूडेंट हो गया, जो सिंगल है। अगर सिंगल सब्जेक्ट होगा तो इस सूरत में क्या होगा, जो सेंटेंस के अंदर वर्ब होगा वो पक्का आपका फर्स्ट वाला आना चाहिए। फॉर्म ऑफ वर्ब्स में आपको मैं ऊपर बता चुका हूं। तो अगर सब्जेक्ट सिंगल है तो वर्ब भी आपका फर्स्ट वाला पक्का होना चाहिए, ये फर्स्ट वर्ब होना चाहिए। ये आपने बात सीख ली, सब्जेक्ट सिंगल है तो वर्ब हमारा फर्स्ट वाला होना चाहिए और इस वर्ब के साथ एस या ई एस लाजमी होना चाहिए। एस है या ई एस है वो आपको नीचे 4 ऑप्शन मौजूद होते हैं, आप उनमें देख लेंगे कि कौन सा वाला वर्ब है जिसके साथ एस या ई एस लगा है। किस सूरत में? अगर आपका सब्जेक्ट सिंगल है तो फिर वर्ब आपका फर्स्ट वाला लगेगा और उस फर्स्ट वर्ब के साथ पक्का एस या ई एस लाजमी आएगा। ये सब्जेक्ट सिंगल है तो इन सिंगल सब्जेक्ट में ये सारे अल्फाज हो सकते हैं। अगर ये सारे अल्फाज हैं तो फर्स्ट वर्ब के साथ आपने एस या एस लगाना है। लेकिन अगर इन सारे अल्फाज में से एक लफ्ज भी सब्जेक्ट वाला मौजूद नहीं है, इनमें से कोई है, तो फिर आपने एस या ई एस नहीं लगाना। आसान सी बात है, सिंगल सब्जेक्ट लगा हुआ पीछे तो वर्ब के साथ एस या ई एस आएगा, अगर सिंगल नहीं लगा हुआ तो वर्ब के साथ एस या ई एस नहीं आएगा। एग्जाम्पल्स देखते हैं, जिस तरह देखें, मैं ये सारी एग्जाम्पल्स जो आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये सारी एग्जाम्पल्स आपके पास पेपर्स की है, मुख्तलिफ बोर्ड्स के पेपर, ऑलमोस्ट सारे बोर्ड्स के पेपर इसमें शामिल है। अच्छा देखें, द सन सिंगल, द सन राइजेज, राइज वर्ड है लेकिन उसके साथ एस लगा हुआ है, क्यों? क्योंकि इससे पीछे वाला जो सब्जेक्ट है वो सिंगल है। इसी तरह मैं ही के आगे जो वर्ब लगा हुआ है उसके साथ एस और ई एस लगा हुआ है, क्यों लगा हुआ है? इससे पीछे जो वर्ड था वो आपका सिंगल सब्जेक्ट में आता है। तो ये सारे सिंगल सब्जेक्ट जब भी किसी सेंटेंस के अंदर रिपीट होते हैं तो वर्ब के साथ पक्का आपने एस और ई एस लगाना है। एग्जाम्पल्स आप ये देख सकते हैं, मैं इन सारी एग्जाम्पल्स को आपको मैं कोट नहीं करवा रहा, मैं चाह रहा हूं कि आप लोग खुद सीखें। अगर आप इस दे के साथ देखें, ये टेक लगा हुआ है तो इस टेक के साथ एस ना आने की वजह आप खुद मुझे बताएं, क्या वजह? क्योंकि ये दे जो है ये सिंगल सब्जेक्ट में नहीं आ रहा। इसी तरह आप अगर अरशद को देखें, अरशद एक सिंगल नाम है, जब एक सिंगल नाम आएगा तो वर्ब अपने साथ पक्का एस या ई एस लगेगा। आपको नहीं पता एस लगाना या ई एस लगाना, आप इसे छोड़ दें क्योंकि 4 ऑप्शन मौजूद होंगे। आपने बस ये बात याद रखनी है, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगल है तो फिर आपके वर्ब के साथ एस या एस लाजमी पिक करना है और ये आपका सबसे पहला सेंटेंस होगा। ये सारी एग्जांपल्स आपकी राउंड अबाउट 22 सेंटेंसेस बनते हैं। मैंने कुछ सेंटेंसेस ऐड किए हैं आपको सिर्फ समझाने के लिए, आपको बताने के लिए। आप इन 22 सेंटेंसेस को आप देखें, उसमें देखें जो सिंगल सब्जेक्ट है पक्का उनके साथ एस लगा हुआ है, जो सिंगल नहीं होंगे उनके साथ एस ई एस का इजाफा नहीं किया जाएगा। अच्छा, मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस रूल नंबर 1 को सीख चुके हैं। अगर आप सीख चुके हैं तो मैं आपको 3 से 4 सेंटेंसेस दे रहा हूं, विद एग्जांपल्स दे रहा हूं, साथ आपके एमसीक्यूज में 4 ऑप्शन भी मौजूद है। आपने इन चारों ऑप्शन में वो वर्ड चूज करना है जो आपका राइट ऑप्शन बनता है। मैं आपको आंसर नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं रूल नंबर 1 आपको बड़ी मेहनत के साथ सिखा चुका हूं। मुझे उम्मीद है कि इन चारों को आप पढ़ के खुद से अटैम्प्ट कर लेंगे। आप कमेंट सेक्शन में इन सब के आंसर लिख सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा आपने राइट ऑप्शन चूज किया है या आपका ऑप्शन रॉन्ग है।
मुझे उम्मीद है कि आपका रूल नंबर 1 क्लियर हो चुका है, इससे मजीद बहस की ज़रूरत नहीं है। आगे चलते हैं रूल नंबर 2 की जानब। पैसिव वाले जुमले की बनावट कुछ इस तरह होगी। अब बहुत से बच्चों को पैसिव सेंटेंसेस का तो पता ही नहीं होगा। वैसे तो 9th क्लास में आपका पैसिव पे अलग से क्वेश्चन भी रिपीट होता है, लेकिन नहीं पता तो उस बात को छोड़ दे आप। मैं सब कुछ आज आपको इसी वीडियो में सिखाऊंगा कि पैसिव वाले सेंटेंस की बनावट कुछ इस तरह होगी। अगर आपका सेंटेंस पैसिव वाला आता है तो आपने ये 3 चीज़ें आपने लाजमी नोट करनी है। एक बात, जब भी पैसिव वाला सेंटेंस आएगा तो उसमें पक्का आपका थर्ड वर्ब रिपीट होगा, पक्का ये थर्ड वर्ब रिपीट होगा। अच्छा, जो पैसिव वाला सेंटेंस आपको नहीं पता लेकिन उसकी पहचान आपको बता रहा हूँ, ये है कि पैसिव वाले सेंटेंस के शुरू में सिखाना मेरा काम है, याद करना आप लोगों का अपना काम होगा। इस वीडियो को आप डाउनलोड करके भी अपने पास रख सकते हैं, आप एग्ज़ाम में जाने से पहले भी आप इसे सुन सकते हैं, आप मज़ीद अभी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अच्छा, पैसिव वाले सेंटेंस में आपने ये 3 चीज़ें नोट करनी है। सबसे पहली चीज़, इन सब में से कोई एक लफ्ज़ लगा होगा, या इज़ है, या एम है, या आर है, वाज, वर, हैज़ बीन, हैव बीन या हैड बीन। इन सब में से कोई एक लफ्ज़ लगा लाजमी होगा। अगर ये अल्फाज आपको किसी भी सेंटेंस के अंदर रिपीट होते हैं तो उनके साथ दूसरी शर्त ये होगी कि आपका जो वर्ब होगा वो पक्का थर्ड वाला होना चाहिए। फॉर्म ऑफ वर्ब्स में आपने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड देखा था, तो अगर ये अल्फाज लिखे हुए हैं तो दूसरा असूल इसमें थर्ड वर्ब लगाना है। इसके साथ तीसरा असूल ये होगा कि पक्का इसके साथ बाय भी लिखा होगा। ये 3 चीज़ें आपकी इकट्ठी आएंगी। जिस तरह देखें, अब देखें, अगर मैं सबसे पहले अगर देखूं तो यहाँ पे मुझे इज़ नज़र आ गया है, ठीक है। अब उसके बाद जो दूसरा असूल मेरा, उसमें मुझे जो मेड है ये थर्ड वर्ब भी नज़र आ गया है। लेकिन ये तीसरी चीज़, ये बाय वाली, ये आपको इस सेंटेंस में लाजमी नज़र आएगी। अगर ये तीनों चीज़ें जो आपको मैंने सिखाई हैं, एक ये वाली, फिर दूसरी थर्ड वर्ब वाली, तीसरी बाय वाली, अगर आपको ये तीनों चीज़ें एक सेंटेंस में मिलती है, इसका मतलब ये है कि वो सेंटेंस आपका पैसिव में लिखा गया। सेंटेंस पैसिव में लिखा गया तो आपने उस सेंटेंस में ये 3 चीज़ें पूरी करनी है। ख़ास तौर पे जो वर्ब है, आपकी मिस्टेक वर्ब में आती है, ब्लैंक वर्ब में आती है। तो अगर आपके ये वाला और ये वाला सेंटेंस के अंदर मिल जाए और वर्ब में ब्लैंक हो तो आपने थर्ड वर्ब को चूज़ करना है। एग्जाम्पल्स के लिए आप इसे देख सकते हैं, 3-4 एग्जाम्पल्स आपको मैंने शामिल की हैं। तो इसमें देखिए, सबसे पहला जो वर्ब आपको मैंने सिखाया, फिर उसके बाद ये थर्ड वर्ब है, फिर उसके बाद आपको बाय नज़र आएगा। तो अगर ये तीनों चीज़ें आपको मौजूद नज़र आती हैं तो ये आपका पैसिव सेंटेंस होगा। इस पैसिव सेंटेंस में देखें सेंटेंसेस किस तरह आते हैं, इस मज़ीद आपकी इसमें प्रैक्टिस भी हो जाएगी। इंग्लिश प्रैक्टिस आपके खुद के सेंटेंसेस सॉल्व करने के लिए, क्योंकि आपको बताया मैंने, जो वर्ब है उसकी मिस्टेक आती है। आप देखिए, अगर इज़ लगा हुआ है, वाज लगा है, वर लगा है, ऊपर आपको मैं सिखा चुका हूँ। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी, अगर आपको सारा कुछ तैयार नहीं भी हो सकता तो आप सिर्फ उसमें ये देख ले, उसमें बाय होना चाहिए, हर सेंटेंस में बाय होना चाहिए। अगर ये बाय लगा है तो आप आंखें बंद करके जो थर्ड वर्ब है उसका इंतखाब कर लें। अगर ये आगे बाय लगा हुआ है, ये सबसे आसान है आपको सीखने के लिए। बस आप इस बाय को देखें, बाय लगा तो इससे पीछे आप चुप करके थर्ड वर्ब जो तीनों में से बनता है आप उसका इंतखाब करें, आपका सेंटेंस ठीक होगा। यहाँ पे हमारा रूल नंबर 2 कंप्लीट हो जाता है, जो पैसिव वाला है। अभी तक हमने पहले 2 रूल सीख चुके हैं। रूल नंबर 3 जो है, इसमें आपने ये लफ्ज़ याद रखने हैं, डू, डिड, डज, टू, कैन, मे, विल, शैल। अगर इन सब में से कोई भी लफ्ज़ आपका सेंटेंस के अंदर रिपीट होता है और इसमें आपको ब्लैंक नज़र आती है तो वर्ब आपने चुप करके फर्स्ट वाला वर्ब जो होगा विदाउट एस या ई एस, ये आपने याद रखना है। आपने फर्स्ट वर्ब का इंतखाब करना है, ठीक है। उसमें एस ई एस नहीं होना चाहिए। ये मैं आपको बार बार एक बात सिखा रहा हूँ। बस आपने जो फर्स्ट वर्ब है वही इंतखाब करना है। जिस तरह देखें, अगर इसमें देखें डू लगा हुआ है तो इसके साथ जो वर्ब है उसके साथ एस नहीं लगा हुआ। आपका ये जो लफ्ज़ लगे हुए हैं, इन सब अल्फाज में आपका फर्स्ट वर्ब लगेगा और विदाउट एस या ई एस। ये सारे अल्फाज आपको सारी मैंने मिसाल दी भी है। डिड है तो फर्स्ट वर्ब है, डज है तो फर्स्ट वर्ब है, विल है तो फर्स्ट वर्ब है, कैन है तो फर्स्ट वर्ब है। बस फर्स्ट वर्ब आपका लगेगा और इन सब वर्ब में आपको एस और ई एस नहीं नजर आएगा। एस ई एस कब लगता है वो रूल नंबर 1 में हम सीख चुके हैं। मुझे उम्मीद है इसकी एग्जांपल्स जो आपको मैं दिखा रहा हूँ वहाँ से आपको क्लैरिफिकेशन भी हो जाएगी। आप इसमें आपको सीखने का मजीद मौका भी मिलेगा। ये सारी एग्जांपल्स जो आपको दिखा रहा हूँ ये सारी आपके पास पेपर से पिक की है। जो
ये बात सिखाने के लिए कि सेंटेंस किस तरह, जो रूल आपको बता रहा हूँ, ये किस तरह आपके एग्जाम में रिपीट हुए हुए हैं। और इसी बात की प्रैक्टिस के लिए आप लोगों को जो सेंटेंस प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ, इसमें सिर्फ आपने वर्ब चूज करना है, और कौन सा वर्ब चूज करना है उसकी पहचान के लिए आपको रूल नंबर 3 सिखाया कि ये लफ्ज़ आपने देखने हैं। अगर ये अल्फाज आपके सेंटेंस के अंदर रिपीट हो रहे हैं तो आपने बिल्कुल खामोशी से बगैर सोचे समझे फर्स्ट वर्ब का इंतखाब करना है। मुझे उम्मीद है कि रूल नंबर 3 आपको समझ आ चुकी होगी, और इसमें भी प्रैक्टिस में आपने इंतखाब कर लिया होगा कि कौन सा आपका ऑप्शन राइट बनता है। मज़ीद प्रैक्टिस के लिए जो कुछ सेंटेंसेस आपको मैंने नीचे शामिल किए हैं, चूँकि ये भी इम्पोर्टेंट है और इसमें आपने देख लिया कितने ज़्यादा सेंटेंसेस आपके पास पेपर से रिपीट हुए हैं, और प्रैक्टिस पे भी मैंने इनमें जो सेंटेंसेस हैं उनकी तादाद बढ़ा दिया ताकि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा सीखने का मौका मिले। यहाँ तक आपके पहले 3 रूल कंप्लीट हो चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि आप इन तीनों असूलों को बहुत अच्छे से समझ चुके हैं और इनको आपने अटैम्प्ट भी कर लिया है। नेक्स्ट है रूल नंबर 4, बस आपने वर्ब भी लगाना सीखना है। ये आज की टॉपिक जो आपकी जो वीडियो है ये है ही वर्ब के बारे में। आपने किस जगह पे फर्स्ट वर्ब लगाना है, किस जगह पे सेकंड लगाना है, किस जगह पे थर्ड लगाना है, यही हम सीख रहे हैं। रूल नंबर 4 ये कहता है कि अगर आईएनजी वर्ब आपका किसी सेंटेंस में लगाना हो, तो किसी सेंटेंस में अगर आईएनजी वर्ब लगाना है, आसान सी बात है कि आईएनजी वर्ब किस किस सेंटेंस में रिपीट हो सकता है, उसके लिए आपने ये अल्फाज देखने हैं। ये अल्फाज अगर आपको किसी सेंटेंस के अंदर मिलते हैं जिसमें इज़ है, एम है, आर है, वाज है, वर है, विल बी और शेल बी, अगर ऐसे सेंटेंस अगर आपको मिलते हैं तो फिर आपने जो ब्लैंक देखेंगे उस ब्लैंक में आपने फर्स्ट वर्ब के साथ आईएनजी ऐड कर देना है। ये आपका आईएनजी वर्ब बन जाएगा। मिसालें आप देख सकते हैं, इट इज़ रेनिंग, अगर आपको ये अल्फाज मिलते हैं तो इन अल्फाज के साथ आपको आईएनजी वर्ब भी नज़र आएगा। बस आपने जो असूल मैं आपको सिखा रहा हूँ, जो वर्ड आपको सिखा रहा हूँ, याद करना आपका काम है, सिखाना मेरा काम है। जो मुझे लगेगा जो चीज़ मुश्किल है मैं उसे उतनी मेहनत के साथ आपको सिखाने की कोशिश भी करूँगा। मुझे उम्मीद है कि रूल नंबर 4 आपको क्लियर हो चुका है। पहले 4 असूल आप सीख चुके हैं, उस पर प्रैक्टिस भी कर चुके होंगे। नेक्स्ट आता है रूल नंबर 5, दर्ज झैल अल्फाज के साथ वर्ब की तीसरी फॉर्म लगेगी। जैसे आपको मैंने पहले बताया, बस हमने ये सीखना है फर्स्ट किधर लगती है, सेकंड किधर लगती है, थर्ड किधर लगती है, बस यही आपका फॉर्म ऑफ वर्ब्स हैं। थर्ड वर्ब किस जगह पे लगेगा, पहले हम ऊपर पैसिव में सीख चुके हैं, लेकिन पैसिव में साथ बाय का होना लाजमी था। यहाँ पे थर्ड वर्ब किस जगह पे लगेगी, अब यहाँ पे देखें, इसको भी आपने वेरी इंपॉर्टेंट पे टिक कर लेना है। बहुत ज़्यादा सेंटेंस ये भी पेपर में आपके रिपीट हो चुका है। अगर आप सेंटेंस के अंदर हैड को देखें, हैज़ को देखें, हैव को देखें, विल हैव या शैल हैव को देखें, इस सूरत में जो आगे ब्लैंक आएगी उस ब्लैंक में आपने थर्ड वर्ब का इंतखाब करना है। कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है। शुरू में आपको समझाने का थोड़ा सा वक्त ज़रूर लगा है, लेकिन यहाँ तक मुझे यकीन है कि आप किसी किस्म की परेशानी का शिकार नहीं होंगे। जो बातें मैं आपको सिखा रहा हूँ आप मेरे साथ साथ चल रहे होंगे। बस आपको जो अल्फाज मैंने बताए हैं, इन अल्फाज को आपने जैसे सेंटेंस के अंदर देखना है, ये आपका याद करने वाला काम है। जो आपको याद हो गया आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा इसके आगे हमने फर्स्ट लगाना है, सेकंड लगाना है या थर्ड वर्ब लगाना है। ये आपकी एग्जांपल्स थी, आपकी प्रैक्टिस के लिए आप कुछ सेंटेंसेस को देख सकते हैं। थर्ड वर्ब लगाना है, लफ्ज़ आप देख ले, पहचान कर ले कौन सा लफ्ज़ है। आप उस लफ्ज़ को अगर सेंटेंस के अंदर तलाश कर लेते हैं तो प्रैक्टिस में आप राइट वर्ब का इंतखाब भी कर लेंगे कि हमने इस ऑप्शन में किस वर्ब का इंतखाब करना है। यह आपकी प्रैक्टिस है रूल नंबर 5 की। नेक्स्ट रूल नंबर 6 है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस वाले जुमले की तरतीब कुछ यूँ होगी। अब बहुत से बच्चों को परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का ही नहीं पता, तो मैं आपको बताया जो चीज़ आपको नहीं पता वो सब कुछ मैं आपको सिखाऊंगा, वह मैं आपको बताऊंगा। मैंने उसके लिए आपके पास टेबल बना के रखा है, जस्ट आपने इस टेबल को फॉलो करना है। इस रूल को सिखाने से पहले इसको भी आपने वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट में टिक कर लेना है। पक्का आपका ये रूल भी बहुत सारे सेंटेंसेस में, बहुत सारे पास पेपर्स में, बहुत सारे बोर्ड्स में ये रिपीट हुआ है। इसको भी आपने लाजमी बहुत गौर से सीखना है और इस पर बहुत ज़्यादा आपने प्रैक्टिस करनी है। अच्छा, आपने ये चीज़ें एक सेंटेंस के अंदर पूरी करनी है। ये चीज़ें जैसे देखें, आपको सेंटेंस के अंदर अगर हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन, विल हैव बीन या शैल हैव बीन ये नज़र आए, ये सारे अल्फाज अगर आपको याद करना मुश्किल है तो जस्ट आपने याद रखना आपको बीन नज़र आएगा, ये बीन नज़र आए। अगर आपको किसी सेंटेंस के अंदर बीन नज़र आए, ये बीन जो है ये बीन नज़र आए, तो उस सेंटेंस में जो मिस्टेक आएगी वो आपकी वर्ब की आएगी। उस सेंटेंस में पक्का आपने फर्स्ट वर्ब के साथ आईएनजी का इंतखाब करना है।
ये दूसरी है। और इस सेंटेंस में तीसरी जो पहचान है वो सिंस या फार का इस्तेमाल किया होगा। ये तीन चीज़ें आपने पूरी करनी है। ये बीन वाला सेंटेंस है, फिर फर्स्ट वर्ब के साथ आईएनजी वाला वर्ब होना चाहिए, और फिर तीसरी बात आपकी सिंस और फार की होनी चाहिए। अगर आपको किसी सेंटेंस में ये नहीं भी मिलती, सिंस और फार का इस्तेमाल नहीं भी मिलता, तो ये दोनों आपका पक्का होना चाहिए। ये बीन वाला लाजमी होना चाहिए। अगर बीन वाला लगा है तो फर्स्ट वर्ब के साथ आपका आईएनजी लाजमी होगा। ये दो चीज़ें आपने पूरी करनी है। हम एग्जाम्पल्स में सीखते हैं, जैसा देखें ये बीन बीन बीन, आपको ये सारे सेंटेंसेस बीन वाले नजर आएंगे। अगर कोई सेंटेंस बीन वाला है तो फिर आगे मैंने क्या बताया, आगे जो वर्ब आपका होगा वो पक्का आईएनजी वाला। आपने चार ऑप्शन होंगे, उनमें जो सिर्फ आईएनजी वाला वर्ब है वही आपने इंतखाब करना है। इसके साथ कोई और लफ्ज ना लिखा हो, ना इज हो, ना एम हो, ना आर हो, सिर्फ आपका ये फर्स्ट वर्ब वाला इसके साथ आईएनजी होना चाहिए। अच्छा, सिंस फार लगा है या नहीं लगा, ये मैं आपको ऊपर भी बता चुका हूँ। इसको आपने देखना, जो चीज़ें आपके लिए ज़रूरी हैं ये बीन वाला और ये फर्स्ट वर्ब के साथ आईएनजी, ये आपकी ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, इसमें जो ब्लैंक है ये दोनों में आ सकती है। अगर देखें आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 3 आवर्स, इस सेंटेंस को देखें तो आपकी जो ब्लैंक है वो स्टडिंग आ जाएगी। नीचे चार ऑप्शन है, इसकी जगह पे ब्लैंक आ जाएगी। स्टडी है, स्टडीज है, स्टडिंग है या स्टडीड है। तो इसमें जो ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन होगा वो आपने स्टडी के साथ आईएनजी वाला वर्ब का इंतखाब करना है। अगर ये ब्लैंक नहीं भी आती तो ब्लैंक यहाँ पे आ जाएगी। हैव बीन, बस चार ऑप्शन होंगे, उन चारों ऑप्शन में आपने वो लफ्ज देखना है जिसके साथ बीन लगा हुआ है। जो बीन वाला होगा वही आपका राइट ऑप्शन होगा। मजीद आप सीखें इस प्रैक्टिस से। जैसे देखें इट है तो सिंस लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अब सिंस और फार आपको मैंने तीन ऊपर बता चुका हूँ रूल में। अगर सिंस फार लगा हुआ है तो देखें रेन्स है, इज रेनिंग है, हैज़ बीन रेनिंग है या रेन्ड है। तो पक्का अगर सिंस फार वाला है तो उसके साथ बीन होना चाहिए और उसके साथ जो वर्ब होगा वो आईएनजी वाला होना चाहिए। ये आपकी कुछ इस तरह के सेंटेंसेस जो आपको मैंने मिसालें दी हैं, ये आपके पास पेपर्स में से उठा के दी हैं। वही पास पेपर्स आपको प्रैक्टिस के लिए आपको दे रहा हूँ ताकि आप इसे ज़्यादा अच्छे से समझ जाएं। रूल नंबर 7 क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट में टिक कर लें। 100% चांस है कि ये रूल भी आपके बहुत से बोर्ड्स में देखा गया है। बार बार ऑलमोस्ट हर साल पेपर में ये लाजमी सेंटेंस रिपीट होता है। रूल नंबर 7 जो आपको समझाऊंगा इसको आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और कोशिश करें इस पे जितनी एग्जांपल्स हैं उन सब को आपने खुद से सॉल्व भी करना है। देखिए रूल क्या है, एक सेंटेंस में आपको ये दो पार्ट नजर आएंगे एक ही सेंटेंस के अंदर। जैसा देखिए एग्जांपल्स में आप देख ले, ये आपको एक पार्ट नजर आया अंडरलाइन वाला, इसी के साथ आपको ये दूसरा पार्ट भी नजर आ रहा है। तो एक सेंटेंस ऐसा है जिसमें दो पार्ट नजर आएंगे। तो अगर आपके एक पार्ट में ये चीजें लिखी हों, जो चीजें आपको मैंने बताई हैं, या हैड लिखा होगा या वाज वर्ब के साथ आईएनजी वर्ब होगा, तो देख ले अगर आपका ये एक पार्ट आपको लिखा हुआ नजर आता है तो दूसरे पार्ट में यहाँ पे ब्लैंक होगी। तो इसका मतलब ये हुआ जो ब्लैंक है उसमें हमने सेकंड वर्ब का इंतखाब करना है। जिस तरह देखे यहाँ पे मैंने मिसाल दी है, आई हैड लेफ्ट द हाउस, ये एक पार्ट आपका लिखा हुआ है, तो दूसरे पार्ट में ये जो स्टार्टेड है इसमें आपको ब्लैंक आ जाएगी। तो इस ब्लैंक में आपके चार ऑप्शन होंगे, स्टार्ट है, स्टार्टेड है, स्टार्टिंग है या वाज स्टार्टेड है। तो इसमें आपने वो लफ्ज इंतखाब करना है जो सेकंड वर्ब होगा। क्यों? क्योंकि हमने पीछे देखा अगर हमारे पास ये हमको एक पार्ट में नजर आते हैं तो दूसरी जगह पे हमने सेकंड वर्ब का इंतखाब लाजमी करना है। एग्जाम्पल नंबर 2 को अगर आप देखें, आई वाज लिविंग, अब यहाँ देखें मैंने यहाँ बताया हैड लगा होगा या वाज वर्ब के साथ आईएनजी वर्ब लिखा होगा। अब वाज लिविंग, वाज लिखा हुआ है और उसके साथ आईएनजी वर्ब है, यहाँ पे आपको ब्लैंक आएगी। अब इस ब्लैंक में आपने सेकंड वर्ब का इंतखाब करना है। क्यों? क्योंकि हमने ये असूल सीखा है अगर एक पार्ट में ये चीज़ें रिपीट हों तो अगले पार्ट में जो ब्लैंक होगी उस ब्लैंक को हमने सेकंड वर्ब के साथ अटेम्प्ट करना है। मुझे उम्मीद है कि आपको इस पार्ट की समझ आ चुकी है। इसमें आपने एक बात और सीखनी है, ज़रा गौर से, वही बात जो आप ऑलरेडी सीख चुके हैं। क्या कि आपको बताया ये दो पार्ट होंगे आपके सेंटेंस में, तो एक पार्ट आपका ये लिखा होगा, दूसरे पार्ट में आपने ये इंतखाब करना है। कुछ ऐसे भी हो सकता है ये दोनों पार्ट आपके पेपर में जो आए हैं उसमें सेकंड वाला पार्ट लिखा हो। तो अगर सेकंड वाला पार्ट लिखा है तो इसमें आपने इस पार्ट में ब्लैंक दी होगी, तो आपने इसका इंतखाब खुद करना है। जैसे देखें मिसाल के तौर पे अगर ये एक सेंटेंस है, आई हैड लेफ्ट द हाउस बिफोर इट स्टार्टेड रेनिंग, पहले ब्लैंक इसमें आई थी,
अब कुछ ऐसे भी हो सकता है इसमें ब्लैंक ना आए, ये सेंटेंस आपका ये वाला पार्ट पूरा हो तो जो हैड लेफ्ट लिखा है इसमें ब्लैंक आ जाए, या जो वाज लिविंग लिखा है इसमें ब्लैंक आ जाए। तो ब्लैंक आपके पहले पार्ट में भी आ सकती है, ब्लैंक आपके दूसरे पार्ट में भी आ सकती है। बस आपने असूल याद रखना है कि अगर एक पार्ट में हमें ये नज़र आए, दूसरे पार्ट में हमने ये लगाना है। अगर दूसरे पार्ट में हमें ये नज़र आए तो पहले पार्ट में हम इन दोनों में से किसी एक का इंतखाब करेंगे। या आपका हैड के साथ थर्ड वर्ब नीचे ऑप्शन में लिखा होगा, या आपका वाज वर्ब के साथ ING वाला वर्ब लिखा होगा। इन दोनों में जो आपको ब्लैंक नज़र आती है आप उसी का इंतखाब करेंगे। मज़ीद बातें आप इन एग्जाम्पल से सीख सकते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको मैं कंफ्यूज ना करूँ, आसान से आसान लहजे में समझाऊँ। तो प्रैक्टिस के लिए आप एक सेंटेंस को देखें, बाकी प्रैक्टिस आपने खुद करनी है। तो देखें, द पेशेंट हैड डाइड, हैड आ चुका है, इसका मतलब है यहाँ पे जो ब्लैंक है इस ब्लैंक में हमने वो वर्ब का इंतखाब करना है जो सेकंड वाला है। अगर फर्ज करता हूँ ये अराइव्ड यहाँ पे लिखा होता, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड, ये अराइव्ड यहाँ पे लिखा होता तो तब हम यहाँ पे जो ब्लैंक आएगी उसमें हमने हैड वाले ऑप्शन को चूज़ करना है। मुझे उम्मीद है कि आपको जो बात मैं समझाना चाह रहा हूँ मैं उसे मज़ीद रिपीट नहीं करता, आप उसे समझ चुके हैं। बाकी जो सेंटेंसेस हैं आप उन्हें प्रैक्टिस के लिए देखें, जो बातें आपको मैंने समझाई हैं उनको फॉलो करें और उन्हीं बातों को माइंड में रख के आपने इस रूल को अटेम्प्ट करना है और इस प्रैक्टिस को आपने खुद सॉल्व करना है ताकि आपको अच्छे से अच्छे समझ आ चुके। नेक्स्ट चलते हैं रूल नंबर 8 की जानब, कंडीशनल सेंटेंसेस। ये समझ ले कि आपको मैं इसी वीडियो में कंडीशनल सेंटेंसेस भी सिखा दूंगा। कंडीशनल सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें कोई शर्त रखी जाती है। शर्त, अगर आपने मेहनत की तो आप कामयाब हो जाएंगे, ये शर्त ये है आप मेहनत करोगे फिर नतीजा क्या निकलेगा, आप कामयाब हो जाओगे। अगर उसने मुझे बुलाया तो मैं उसकी तरफ जाऊंगा, शर्त क्या है कि अगर उसने मुझे बुलाया तो फिर नतीजा क्या निकलेगा, मैं उसकी तरफ जाऊंगा। तो ये शर्तिया जुमले जो होते हैं उन्हें हम इंग्लिश में कंडीशनल सेंटेंसेस, कंडीशन कहते ही शर्त को है, तो शर्त से कंडीशनल सेंटेंसेस हैं। कंडीशनल सेंटेंसेस आपके पेपर में रिपीट होते हैं। अब ये जो कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं 80 to 90% चांस है कि आपके तकरीबन हर साल एक गैप के बाद नेक्स्ट ईयर में लाजमी रिपीट होते हैं। आप इसे भी इंपॉर्टेंट में टिक कर सकते हैं, बहुत बार एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं। इनको सीखते हैं। बेसिकली ये सेंटेंसेस पेपर में हम किस तरह अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो देखिए, इस सेंटेंस में भी दो पार्ट होते हैं। जिस तरह आपने रूल नंबर 7 में सीखा कि एक सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, सेम टू सेम कंडीशनल में भी ऐसा ही है कि एक सेंटेंस में दो पार्ट आपको नजर आएंगे। आपने एक पार्ट को देख के दूसरे पार्ट को सॉल्व करना है, जिस तरह हमने रूल नंबर 7 में सीखा है, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही है। अच्छा, ये जो कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं ये तीन तरह के होते हैं, फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन और थर्ड कंडीशन। एक जीरो कंडीशन भी होती है लेकिन वो आपके एग्जाम में चूंकि नहीं आती इसलिए मैंने इसमें शामिल नहीं किया। अब एक पार्ट को देख के आपने दूसरे पार्ट को सॉल्व करना है। जैसा देखिए, एक पार्ट में आपको फर्स्ट वर्ब नजर आए तो दूसरे पार्ट में आपको विल, मे, कैन में से कोई भी एक लफ्ज लगा नजर आएगा। आसान सी बात है कि हमने एक पार्ट को देख के दूसरे पार्ट को सॉल्व करना है। ब्लैंक इसमें भी आ सकती है, ब्लैंक इसमें भी आ सकती है, जिस तरह आपको रूल नंबर 7 में आपको बताया। अच्छा, फर्स्ट कंडीशन क्या है, अगर आपका एक पार्ट में फर्स्ट वर्ब लगा हुआ है तो दूसरे पार्ट में विल, मे या कैन, इन तीनों में से कोई एक लफ्ज होगा और उसके साथ पक्का आपने फर्स्ट वर्ब लगाना है। मैं एक कंडीशन समझा के फिर दूसरी कंडीशन की तरफ चलता हूं। जिस तरह देखें, मिसाल आपको मैं ऐसे दे रहा हूं, अगर आपके सेंटेंस में ये देखें रूल नंबर, यहाँ पे जो एग्जांपल नंबर 5 है, इफ दे वर्क टुगेदर, वर्क यहाँ पे अगर फर्स्ट वर्ब लगा हुआ है तो नेक्स्ट आपका कैन, मे या विल, इन तीनों में से कोई एक आएगा। यहाँ पे विल आया तो इनके साथ जो वर्ब आएगा वो पक्का आपका फर्स्ट वर्ब आएगा। ब्लैंक यहाँ पे भी हो सकती है, ब्लैंक यहाँ पे भी हो सकती है। अगर आपकी ब्लैंक यहाँ पे है तो आपने फर्स्ट वर्ब का इंतखाब करना है, और अगर आपकी ब्लैंक यहाँ पे है तो आपने विल, मे या कैन लाजमी लिखा होना चाहिए और उसके साथ फर्स्ट वर्ब का इंतखाब करना है। ये आपकी कंडीशन नंबर 1 हो जाएगी। कंडीशन 2 क्या है, कंडीशन 2 में ये है कि सेकंड वर्ब होगा या वर लिखा होगा। इसे आपने इंपोर्टेंट में टिक करना है, या सेकंड वर्ब होगा या वर लिखा होगा एक जानिब, तो दूसरी जानिब क्या होगा, वुड, कुड, माइट के साथ फर्स्ट वर्ब होगा, या वुड आएगा या कुड आएगा या माइट होगा,
और उनके साथ फर्स्ट वर्ब लिखा होगा। सेकंड कंडीशन की मिसाल जैसे देखें, अगर एक साइड पे आपका सेकंड वर्ब है, ठीक है, अगर ये सेकंड वर्ब लगा हुआ है तो नेक्स्ट आपका वुड, कुड, माइट, इन तीनों में से कोई एक लफ्ज होगा और उसके साथ फर्स्ट वर्ब आएगा। इसी तरह देखें, एक जानिब आपका सेकंड वर्ब है तो दूसरी जानिब वुड, कुड, माइट, इन तीनों में से कोई एक लफ्ज लगा होगा और उसके आगे जो वर्ब लगा होगा वो फर्स्ट लगा होगा। ये आपकी सेकंड कंडीशन। थर्ड कंडीशन क्या कहती है? थर्ड कंडीशन के मुताबिक एक जानिब आपका हैड के साथ थर्ड वर्ब लिखा होगा या हैड बीन लिखा होगा। इन दोनों में से कोई एक चीज हो सकती है। तो एक जानिब आपकी ये कंडीशन होगी तो दूसरी जानिब वुड हैव, कुड हैव या माइट हैव, इन तीनों के साथ थर्ड वर्ब आना चाहिए। एक कंडीशन आपने ये देखनी है, दूसरी कंडीशन आपने ये देखनी है। चूंकि आप एक चीज को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो हो सकता है आपको मुश्किल लगे, इसी चीज को आप कॉपी पे लिख लें। बस आपने एक कंडीशन याद रखनी है, अगर ये होगी तो मैंने ये लगानी है, अगर ये होगी तो मैंने ये लगानी है, अगर ये होगी तो मैंने ये लगानी है। ये चीजें आप लिख के अपने सामने रख लें, फिर उसको आप ब्लैंक में देखें। जिस तरह देखें, थर्ड कंडीशन में ये है कि अगर हैड लगा हुआ है और उसके साथ नेक्स्ट वुड हैव, कुड हैव, माइट हैव ये आना चाहिए और नेक्स्ट आपका जो वर्ब लगा होगा वो थर्ड होना चाहिए। मैं मिसाल देता हूँ आपको एग्जाम्पल से। आप इसमें देखें, जो आपकी फर्स्ट वाली एग्जाम्पल है, इफ इट रेन्स, यहाँ पे जो वर्ब है ये फर्स्ट वाला है। अगर फर्स्ट वर्ब लगा हो तो फर्स्ट कंडीशन के मुताबिक एक जानिब आपका फर्स्ट वर्ब लगा हो तो दूसरी जानिब जो आपका ऑप्शन होगा स्टेड, स्टे, विल स्टे और आगे वुड स्टे। एग्जाम्पल में देखें, एक जानिब अगर फर्स्ट वर्ब है तो दूसरी जानिब आपका विल में कैन वाले को आपने चूज करना है। विल वाला आपका राइट ऑप्शन होगा। इसी तरह आप देखें, यहाँ पे हैड लगा हुआ है, अगर हैड वाला आए तो नेक्स्ट ऑप्शन में क्या था? अगर एक तरफ हैड आए, अगर हैड आता है तो नेक्स्ट वुड हैव, कुड हैव और माइट हैव। आपको इन चारों में वुड हैव, कुड हैव, माइट हैव कहां पे नजर आ रहा है? जहां पे अगर लास्ट ऑप्शन में देखें वुड हैव आपको यहां पे नजर आएगा। बस आपने एक जानिब देखना है, एक चीज आपके पास लिखी हुई होगी, दूसरी चीज आप टेबल से देख के खुद सॉल्व कर ले। अगर आप इसको सीख जाते हैं, कंडीशनल सेंटेंसेस को आप सीख जाएंगे, उनकी प्रैक्टिस भी आप सीख जाएंगे और आप रूल नंबर 8 को भी सीख जाएंगे। रूल नंबर 9 क्या कहता है? रूल नंबर 9 ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी ऑलमोस्ट 90 to 95% मैं आपको बताऊंगा कि पेपर में रिपीट हो चुका है। इन अल्फाज को आपने याद रखना है। अगर इनमें से कोई भी लफ्ज आपके पेपर में रिपीट होता है, याद रखना है ये सेंटेंस लाजमी, मैं आपको बताया 90-95% चांस है कि आपके पेपर में लाजमी अभी भी रिपीट होगा। अगर आप सेंटेंस में येस्टरडे देखें, एगो देखें, पास्ट देखें, लास्ट डे देखें, लास्ट वीक भी हो सकता है, लास्ट मंथ भी हो सकता है, कोई भी लास्ट वाला, और या बी नजर आए या आपको इन ईयर नजर आए, कोई भी ईयर मतलब कोई भी 1940 हो सकता है, 1550 हो सकता है, कोई भी साल हो सकता है। तो अगर इनमें से कोई भी लफ्ज अगर आपको सेंटेंस में नजर आता है तो फिर क्या होगा? फिर आपने वर्ब की हमेशा दूसरी फॉर्म इस्तेमाल करनी। आपकी मजीद अच्छी समझ के लिए हम एग्जांपल्स को देखते हैं। जैसे देखें, जो लफ्ज़ आपको मैंने बताया कि ये सेंटेंस में आपके लफ्ज़ रिपीट हो सकते हैं, इन अल्फाज को जैसे सेंटेंस के अंदर देखें तो इसमें आपको ब्लैंक नज़र आएगी। जो ब्लैंक नज़र आएगी पक्का आपने क्या करना है कि उसमें आपने सेकंड वर्ब का ही इंतखाब करना है, जिस तरह मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल में समझाया हुआ है। मज़ीद प्रैक्टिस के लिए अगर आप देखें, ये अल्फाज जो आपको मैंने रूल में बताए हैं, आप इन अल्फाज को जैसे देखते हैं तो यहाँ पे जो ऑप्शन है उस ऑप्शन में वर्ब का वो इंतखाब करें जो सेकंड वाला होगा। तो आज का हमारा यहाँ पे रूल नंबर 9 कंप्लीट होता है। मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आप मेरे साथ साथ चल रहे होंगे और जो रूल्स आपको मैंने सिखाए हैं उनको आपने बहुत अच्छे से सीखा होगा। नेक्स्ट है रूल नंबर 10 और आज का हमारा ये लास्ट रूल है। आपने लेस्ट वाला सेंटेंस अक्सर पेपर में देखा होगा, ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा ये पेपर में रिपीट होने वाला, 70 to 80% इंपॉर्टेंस है इसकी। लेस्ट वाले सेंटेंस को भी आपने लाजमी याद रखना है, इस साल पेपर में ये रिपीट हो सकता है। अच्छा, ये लेस्ट, शुड और फर्स्ट वर्ब, ये तीन चीज़ें आपने एक सेंटेंस के अंदर देखनी है। अगर आप एक सेंटेंस के अंदर लेस्ट को देखते हैं तो उसके साथ शुड लाजमी होना चाहिए, उसके साथ फर्स्ट वर्ब लाजमी होना चाहिए। ये समझ ले कि ये तीनों बॉडी पार्ट्स ऐसे हैं कि इनमें जब भी आएंगे तो इकट्ठे आएंगे, इनमें अगर एक भी चीज़ मिस होती है तो उसका ज़िंदा रहना मुश्किल है। लेस्ट वाला सेंटेंस कुछ इस तरह आता है, वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉल। तीन चीज़ें आपको लेस्ट वाले सेंटेंस में याद रखनी है। पहली लेस्ट वाली है, दूसरी शुड वाली है, तीसरी आपके साथ जो शुड के साथ वर्ब लगा होगा
वो फर्स्ट वाला होगा। इसी तरह आप एग्जाम्पल नंबर 2 में भी देखें, लेस लिखा हुआ है, शुड लिखा हुआ है और उसके बाद जो वर्ब लिखा होगा वो फर्स्ट वाला लिखा होगा। बस आपने ये याद रखना है कि हमने लेस वाले सेंटेंस में शुड का इस्तेमाल लाजमी करना है और फिर अगर ब्लैंक वर्ब में आती है तो वर्ब में पक्का आपने फर्स्ट वर्ब का इंतखाब करना है। मिसाल आपको ऐसे दे रहा हूँ, वॉक केयरली लेस्ट यू। अब लेस्ट यू के आगे अगर आपने सेंटेंस के अंदर लेस्ट देख लिया तो फिर शुड और फर्स्ट वर्ब का इंतखाब करना है, यही आपका राइट ऑप्शन होगा। अगर लेस्ट का आपने इंतखाब कर लिया तो फिर उस सेंटेंस में शुड और फर्स्ट वर्ब का इंतखाब होना चाहिए, यही आपका लाजमी है, यही आपका रूल नंबर 10 है। यहाँ तक हमारे तमाम रूल्स जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ तक जो आपको मैंने हर रूल को जो बड़ी वजाहत के साथ बड़े आसान अल्फाज में समझाया है, एग्जाम्पल्स के साथ, प्रैक्टिस के साथ, मुझे उम्मीद है कि आपने 10 के 10 रूल सीख चुके होंगे। अगर आप सीख चुके हैं, अगर आप उन्हें अच्छे से समझ चुके हैं तो फिर ये मैं आपको कुछ सेंटेंसेस की प्रैक्टिस दे रहा हूँ, आपने इन्हें खुद से अटैम्प्ट करना है। ये सारी प्रैक्टिस जो टोटल आपको मैंने 10 रूल सिखाए हैं वहीं से सेंटेंसेस हैं। पहले आपको एक एक रूल की अलग अलग से प्रैक्टिस दी है, अब ये सारे रूल्स की मिक्स प्रैक्टिस है। अगर आप इन सेंटेंसेस को विद राइट ऑप्शन अगर आप अटैम्प्ट कर लेते हैं तो इस बात की 100% गारंटी है कि 5 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। मैंने कोशिश की है इन 10 असूलों को आसान से आसान अल्फाज में समझाने की, पूरी मेहनत की है, अपनी तरफ से मैंने 100% दिया है। बाकी मुझे उम्मीद है कि आपको मुकम्मल तो नहीं लेकिन कुछ ना कुछ परसेंट आज के असूलों में से लाजमी समझ आया होगा। एक ही बार में अक्सर कोई चीज़ सीखना थोड़ा सा मुश्किल होता है। आप इस वीडियो को डाउनलोड करके रख सकते हैं, इसको बार बार प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसको बार बार सुन सकते हैं। जब आप इसे दोबारा सुनेंगे तो आपको मुझे यकीन है कि ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी। फर्स्ट ईयर की इंग्लिश के हवाले से कंप्लीट डाटा, क्वेश्चन आंसर, MCQs, वर्ड सिनोनिम्स, आपकी टेक्स्ट बुक, उर्दू ट्रांसलेशन, गेस्ट पेपर, फर्स्ट ईयर इंग्लिश, सेकेंड ईयर इंग्लिश, इंग्लिश का ये चैनल है तो आपको इस चैनल से इंग्लिश के हवाले से तकरीबन सारी मालूमात मिलेंगी। अगर आपको कोई लगता है कोई पॉइंट मैंने मिस किया या कोई पॉइंट मैंने नहीं समझाया, आप मुझे ज़रूर बताएं। मेरी तरफ से आप सबके लिए नेक तमन्नाएं। अल्लाह ताला आप सबको इम्तिहान में कामयाब करे, अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासर हो। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।